हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ज्ञान गंगा एकेडमी में। देख लेते हैं जो महत्वपूर्ण है परीक्षाओं के लिए। चलिए पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम अपने। किसानों की ऋण पात्रता का आकलन करने के लिए सैटेलाइट से मिली डेटा इमेजरी का इस्तेमाल करने वाला पहला बैंक कौन है? तो ऑप्शन ए है इस प्रश्न का यस बैंक, ऑप्शन बी है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन सी है ICICI बैंक, ऑप्शन डी है भारतीय स्टेट बैंक। तो राइट आंसर इज ऑप्शन सी ICICI बैंक। व्याख्या देखते हैं। ICICI बैंक किसानों की ऋण पात्रता का आकलन करके सैटेलाइट से मिली डेटा इमेजरी का इस्तेमाल करने वाला पहला बैंक बन गया है। विश्वव्यापी कोविड-19 महामारी के समय में इस कदम से बैंक की यात्रा लागत में कटौती होगी और वह तीव्र निर्णय लेने में सक्षम होगा। इस प्रक्रिया के तहत बैंक सैटेलाइट डेटा का उपयोग करेगा और लगभग 500 उत्तरी भारतीय गांवों में कृषि ऋण के लिए थर्ड पार्टी फर्म द्वारा इसका विश्लेषण किया जाएगा। जल्द ही इस तकनीकी को देश के 63,000 से अधिक गांवों में इस्तेमाल किया जाएगा। भारत में बैंक आम तौर पर सिंचाई प्रणाली, फसल की गुणवत्ता और ऋण लेने के लिए कृषि राजस्व का पूर्वानुमान लगाने के लिए, भूमि की स्थिति का आकलन करने के लिए, देश के दूर दराज के क्षेत्रों में सैकड़ों मील की यात्रा करने के लिए अधिकारियों को तैनात करेगा। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 2। PM नरेंद्र मोदी लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार 2020 किस तिथि को प्रदान करेंगे? ऑप्शन ए है 31 अक्टूबर, ऑप्शन बी है 11 सितंबर, ऑप्शन सी है 21 नवंबर और ऑप्शन डी है 31 दिसंबर। राइट आंसर इज ऑप्शन ए 31 अक्टूबर। व्याख्या देखते हैं प्रश्न की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 31 अक्टूबर 2020 राष्ट्रीय एकता दिवस पर गुजरात में 31 अक्टूबर 2020 को कौन सा दिवस है? राष्ट्रीय एकता दिवस है। तो गुजरात में लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार प्रदान करेंगे। पुरस्कार गुजरात में प्रदान किए जाएंगे। वर्ष 2020 के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार योजना का व्यापक रूप से पुनर्गठन किया गया है ताकि सेवाओं का अंतरण प्रभावी रूप से करने और जन शिकायतों के समाधान में प्रशासनिक अधिकारियों के योगदान को मान्यता प्रदान की जा सके। कार्मिक जन शिकायत और पेंशन मामलों के मंत्रालय ने कहा है कि इस पुरस्कार का दायरा बढ़ाया गया है ताकि जिलों में विभिन्न क्षेत्रों में परिणामोन्मुखी कार्य निष्पादन की पहचान की जा सके। नमामि गंगे कार्यक्रम में उल्लेखनीय योगदान करने वाले जिला स्तरीय अधिकारियों को भी यह पुरस्कार दिया जाएगा। प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। निम्न में से कौन सा देश नई प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में करीबी सहयोग बढ़ाने की संभावना के उद्देश्य से भारत प्रशांत साझेदारी को मजबूत करने के लिए भारत में शामिल हो गया है? चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। इंडोनेशिया, ऑप्शन बी है, पहला ऑप्शन देखा है आपने इंडोनेशिया, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी है वियतनाम, ऑप्शन सी है सऊदी अरब, ऑप्शन डी है अफगानिस्तान। तो राइट आंसर इज ऑप्शन बी वियतनाम। व्याख्या देखते हैं। वियतनाम असैन्य, परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष, समुद्री विज्ञान, नई प्रौद्योगिकी सहित उभरते क्षेत्रों में करीबी सहयोग बढ़ाने की संभावना के उद्देश्य से भारत प्रशांत साझेदारी को मजबूत करने के लिए भारत में शामिल हो गया है। भारत और वियतनाम ने इस क्षेत्र में सभी के लिए साझा सुरक्षा, समृद्धि और वृद्धि हासिल करने के लिए भारत प्रशांत महासागरीय पहल और इंडो पैसिफिक पर आसियान के आउटलुक के साथ अपने द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ाने पर भी सहमति व्यक्त की है। भारत ने वियतनाम को IPOI के 7 स्तंभों में से एक पर सहयोग करने के लिए आमंत्रित किया है।
यह एक महत्वपूर्ण कदम है जब चीन दक्षिण चीन सागर क्षेत्र सहित भारत प्रशांत क्षेत्र में अपनी आक्रामकता दिखा रहा है। प्रश्न नंबर 4 देखते हैं, निम्न में से किसे तेंजिंग नोर्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड 2019 से किसे सम्मानित किया जाएगा? ऑप्शन ए है नीता अंबानी, ऑप्शन बी है नरेश अग्रवाल, ऑप्शन सी है अनीता कुंडू, ऑप्शन डी है नरसिंह पटेल। राइट आंसर इज ऑप्शन सी अनीता कुंडू। व्याख्या देखते हैं। अनीता कुंडू भारतीय पर्वतारोही को तेंजिंग नोर्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड 2019 से सम्मानित किया जाएगा। यह पुरस्कार 29 अगस्त को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा दिया जाएगा। उन्हें लैंड एडवेंचर श्रेणी में पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। वह भारतीय और चीनी दोनों देशों में से माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला हैं। वह हरियाणा, ये इम्पॉर्टेंट है प्रश्न, देखिए इसकी व्याख्या भी आप देख लीजिए, इसलिए व्याख्या दे रखी है। हरियाणा पुलिस में एक सब इंस्पेक्टर के तौर पर कार्यरत है अभी ये। तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार के बारे में इसे भारत में साहसिक खेलों के लिए सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार में से एक माना जाता है। इसका नाम नेपाली भारतीय शेरपा पर्वतारोही तेंजिंग नोर्गे के नाम पर रखा गया है, जो एडमंड हिलेरी के साथ 1953 में माउंट एवरेस्ट पर सफलतापूर्वक चढ़ने वाली पहले व्यक्तियों में से एक थे। प्रश्न नंबर 5 देखते हैं, हाल ही में निम्न में से किसने माई IAF नामक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है? ऑप्शन ए है दिल्ली, ऑप्शन बी है महाराष्ट्र पुलिस, ऑप्शन सी है थल सेना, ऑप्शन डी है वायुसेना। तो राइट आंसर इज वायुसेना, ऑप्शन डी। व्याख्या देखते हैं। भारतीय वायुसेना द्वारा भारतीय वायुसेना में शामिल होने के इच्छुक लोगों के लिए करियर से संबंधित विवरण प्रदान करने के लिए माई IAF नामक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है। इस ऐप को सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग के सहयोग से बनाया गया है। भारतीय वायुसेना के प्रमुख राकेश कुमार सिंह भदौरिया ने IAF मुख्यालय में डिजिटल इंडिया पहल के तहत इसे लॉन्च किया है। माई IAF की मुख्य बातें ऐप में एक उपयोगकर्ता के अनुकूल इंटरफेस है, जो उम्मीदवारों को एक अप्रयुक्त एप्लीकेशन अनुभव प्रदान करने में मदद करेगा। इसमें भारतीय वायुसेना में अधिकारियों और एयरमैन दोनों के लिए चयन प्रक्रिया, प्रशिक्षण पाठ्यक्रम, वेतन और भत्तों जैसे विवरण होंगे। ऐप में IAF में लाइफ IAF में रैंक और एयरक्राफ्ट इवेंट्री से संबंधित क्विज की जानकारी भी दी जाएगी। प्रश्न नंबर 6 देखते हैं। UEFA चैंपियंस लीग 2019-20 का खिताब जीता है। किसने जीता है? ऑप्शन ए बार्सिलोना, ऑप्शन बी है बायर्न म्यूनिख, ऑप्शन सी है जुवेंटस, ऑप्शन डी है पेरिस सेंट जर्मन। तो राइट आंसर इज ऑप्शन बी बायर्न म्यूनिख। व्याख्या देखते हैं। जर्मन पेशेवर स्पोर्ट्स क्लब FC बायर्न म्यूनिख ने पेरिस सेंट जर्मन को 1-0 से हराकर यूरोपीय फुटबॉल संघ UEFA चैंपियंस लीग 2019-20 का खिताब जीता है। दोनों के बीच फाइनल मैच पुर्तगाल के लिस्बन में खेला गया था। बायर्न म्यूनिख ने अपना 6ठा यूरोपीय खिताब जीता है। इसके साथ ही बायर्न म्यूनिख पहले यूरोपीय कप विजेता बन गया है जिसने टूर्नामेंट के दौरान अपने सभी मैच जीते हैं और दूसरे नाबाद रहे हैं। टीम ने यह खेल कोच हैंस डाइटर के परामर्शता के तहत खेला। FC बायर्न म्यूनिख के बारे में यह 1900 में स्थापित किया गया था और 1932 में
अपनी पहली राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीती। यह जर्मन फुटबॉल के इतिहास में सबसे सफल क्लब है जिसने कई यूरोपीय सम्मान के साथ रिकॉर्ड 30 राष्ट्रीय खिताब जीते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 7 देखते हैं। निम्न में से कौन सा देश लगभग 10 लाख रोहिंग्या को भशान 4 द्वीप पर स्थानांतरित करने की योजना बना रहा है? ऑप्शन ए है सऊदी अरब, ऑप्शन बी है इथियोपिया, ऑप्शन सी है इंडोनेशिया, ऑप्शन डी है बांग्लादेश। राइट आंसर इज ऑप्शन डी, बांग्लादेश। व्याख्या देखते हैं। बांग्लादेश मानसून सत्र के बाद रोहिंग्या शरणार्थियों को कॉक्स बाजार के भीड़ भाड़ वाले शिविरों से भशान 4 द्वीप पर नवनिर्मित सुविधा में स्थानांतरित करने की प्रक्रिया शुरू करने की योजना बना रहा है। भशान 4 बंगाल की खाड़ी में स्थित एक निर्जन द्वीप 40 वर्ग किलोमीटर का है जहां बांग्लादेश सरकार ने 1 लाख रोहिंग्या शरणार्थियों के लिए आश्रय गृह बनाए हैं। सरकार म्यांमार के शरणार्थियों समुदाय को रहने के लिए बेहतर जगह देने के उद्देश्य से यह कदम उठा रही है। ढाका में एक वेबिनार के दौरान बांग्लादेश के विदेश सचिव मसूद बिन मोमन ने यह घोषणा की है। प्रश्न नंबर 8 देखते हैं। माइंड स्पोर्ट्स ओलंपियाड 2020 में मानसिक गणना विश्व चैंपियन में अपना पहला स्वर्ण पदक जीता। तो ऑप्शन ए है भारत, ऑप्शन बी है पाकिस्तान, ऑप्शन सी है चीन, ऑप्शन डी है फ्रांस। तो राइट आंसर जो है वो है ऑप्शन ए, भारत। व्याख्या देखते हैं। भारत ने माइंड स्पोर्ट्स ओलंपियाड 2020 में मानसिक गणना विश्व चैंपियन में अपना पहला स्वर्ण जीता। माइंड स्पोर्ट ओलंपियाड मानसिक कौशल खेलों और माइंड स्पोर्ट्स के लिए सबसे प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता यह प्रति वर्ष लंदन में आयोजित किया जाता है। नीलकांत भानु प्रकाश ने भारत के लिए पहला स्वर्ण जीता है। ये दुनिया के सबसे तेज मानव कैलकुलेटर के रूप में उभरे हैं। उनके पास दुनिया में सबसे तेज मानव कैलकुलेटर होने के लिए 4 विश्व रिकॉर्ड, 50 लिम्का रिकॉर्ड भी हैं। उसका दिमाग कैलकुलेटर की गति से भी तेज गणना कर सकता है। प्रश्न नंबर 9 देखते हैं। भारत ने किसके साथ राष्ट्रीय समन्वय समिति की पहली बैठक की सह अध्यक्षता की? ऑप्शन ए है सऊदी अरब, ऑप्शन बी है उज्बेकिस्तान, ऑप्शन सी है चीन एंड ऑप्शन डी है अमेरिका। राइट आंसर इज ऑप्शन बी, उज्बेकिस्तान। व्याख्या देखते हैं। भारत ने उज्बेकिस्तान के साथ राष्ट्रीय समन्वय समिति की पहली बैठक की सह अध्यक्षता की। यह बैठक भारत और उज्बेकिस्तान के बीच पारस्परिक रूप से सहमत परियोजनाओं के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए आयोजित की गई थी। सह अध्यक्षों ने विभिन्न परियोजनाओं में हुई प्रगति पर संतोष व्यक्त किया और उम्मीद जताई कि परियोजनाओं के शीघ्र पूरा होने के द्विपक्षीय व्यापार और निवेश को और मजबूती मिलेगी। यह बैठक प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति श्री शौकत मिर्जियोयेव के निर्देशों के तहत हुई और विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन और उज्बेकिस्तान के उप प्रधानमंत्री सरदूर उमर्ज को की सह अध्यक्षता की गई। प्रश्न नंबर 10 देखते हैं। किस शहर ने परिवहन परियोजना हेतु AIIB के साथ 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर का ऋण समझौता किया है? ऑप्शन ए है दिल्ली, ऑप्शन बी है मुंबई, ऑप्शन सी है लखनऊ, ऑप्शन डी है इंदौर। तो राइट आंसर जो है वो है आपका ऑप्शन बी, मुंबई। व्याख्या देखते हैं। भारत सरकार, महाराष्ट्र सरकार, मुंबई रेलवे विकास निगम और एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर
इन्वेस्टमेंट बैंक ने मुंबई में उपनगरीय रेलवे प्रणाली की नेटवर्क क्षमता, सेवा गुणवत्ता और सुरक्षा में सुधार के लिए $500 मिलियन की मुंबई शहरी परियोजना के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। यह परियोजना मुंबई की उपनगरीय रेलवे प्रणाली के यात्रियों को बेहतर गतिशील सेवा गुणवत्ता और सुरक्षा प्रदान में सहायता करेगी। अनुमान है कि परियोजना के प्राथमिक लाभार्थियों में 22% महिला यात्री हैं जो बेहतर सुरक्षा और सेवा की गुणवत्ता से लाभान्वित होंगी। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट करना मत भूलिए। अपने मित्रों के बीच में इस वीडियो का लिंक ज़रूर शेयर करें। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन क्लिक करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपके पास नई नेक्स्ट वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो सही समय तक पहुंच जाए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।